अमेरिका के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से यूएन के मंच से इस संदेश को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन की जंग के जल्द शांतिपूर्ण समाधान पर जोर तो दिया ही, इस सिलसिले में अमेरिकी प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की और शांति के प्रयास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से पीएम ने दोहराया है। क्या रूस यूक्रेन जंग का जल्द निकलेगा शांतिपूर्ण समाधान? क्या भारत इस जंग को रोकने में हो सकेगा कामयाब? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन वर्तमान में किए जा रहे शांति के प्रयास संकेत जरूर देने लगे हैं। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति के रास्ते पर एक कदम और बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। करीब एक महीने में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी भेंट हुई है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी को ये कहने का अवसर मिला कि उन्होंने हमेशा शांति का प्रस्ताव लेके शांति के पथ पे आगे बढ़ने की बात की है। तो साफ बात है कि अगर शांति नहीं है तो एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या युद्ध का अंत होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सब लोगों की जो कोशिश है वो इसी ओर केंद्रित है कि किसी तरह से युद्ध का अंत ढूंढा जाए। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो उनकी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत हुई उसमें उन्होंने उनसे बताया भी कि उनकी अलग अलग देशों के जो नेता हैं उनसे बातचीत हुई है और इस विषय पे बातचीत होती रहती है और सबका मत यही है कि किसी न किसी तरह से हमको युद्ध का जो युद्ध विराम के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और इसी को लेके हमारी भी कोशिशें जारी हैं। पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे तब उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान रूस यूक्रेन जंग से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा था, युद्ध में भारत का रुख कभी भी न्यूट्रल नहीं था, बल्कि वो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। इसी नीति के चलते भारत खुद को पीस मेकर के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहा है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं। आपने देखा होगा भारत की पहल पर G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। बीते 76 दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के 3 बड़े किरदार देशों के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की है और एक संदेश दिया है। 8 जुलाई को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी मिले और 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर गए थे। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के जल्द से जल्द खत्म होने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, जब बम और गोलियां बरस रही हों, तब शांति वार्ता सफल नहीं हो सकती। संघर्ष का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। रूस यात्रा के 46 दिन बाद पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे। राजधानी कीव में मोदी और जेलेंस्की यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे। यहाँ जंग में मारे गए बच्चों की तस्वीरें देखकर दोनों भावुक भी हो गए। मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हमने शुरू से ही एक पक्ष को चुना है और वो है शांति। हम बुद्ध की भूमि से आए हैं,
जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाते हुए कहा कि शांति बहाल करने में भारत एक सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यूक्रेन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। इस फोन कॉल में उन्होंने अपने यूक्रेन दौरे के बारे में बताया। इससे अटकलें बढ़ गई थी कि भारत ज़ेलेंस्की और पुतिन को बातचीत के लिए एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात की थी। इस बातचीत में मोदी ने पुतिन से रूस यूक्रेन जंग के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का जिक्र भी किया था। करीब एक हफ्ते बाद पुतिन ने भी भारत की मध्यस्थता को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। पिछले 3 महीने में अलग अलग घटनाक्रमों से ये साफ है कि भारत रूस यूक्रेन की जंग के शांतिपूर्ण समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा है और एक पीस मेकर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज विश्व के मंच पे भारत जब बोलता है तो दुनिया उसे गंभीरता से सुनती है। वैश्विक पटल पर भारत की धमका अंदाजा सी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से विश्व को शांति का संदेश दिया। अपने 4 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की। is the key to relevance। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने ये दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और
वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के साथ आज उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला भी जुड़ गई है। रामलला को उत्तराखंड का शुभ वस्त्रम पहनाया गया है। इस शुभ वस्त्रम को उत्तराखंड की खास लोक कला एपण से तैयार किया गया है। ये शुभ वस्त्रम केवल उत्तराखंड की पारंपरिक कला का प्रतीक है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का संकेत भी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि इस बार दिवाली पे 25 लाख दियों से जगमग होगी, जो अपने आप में एक गौरवपूर्ण क्षण होगा। पिछले साल दिवाली पे 21 लाख दिए जलाए गए थे। अयोध्या का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। इस साल दिवाली में पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, यानी इस बार अयोध्या और भी जगमग हो जाएगी। Ayodhya is celebrating. तो 25 लाख दियों के जलने को लेकर टूरिज्म मिनिस्टर यहां पर माफ कीजिए डेप्यूटी सीएम यहां पर क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। इस बार अयोध्या में जो है 25 लाख दीपक के रिकॉर्ड बनाने का हम प्रयास करेंगे और उसमें 25 लाख से अधिक दीपक लगाएंगे, तब 25 लाख का रिकॉर्ड जो है सरकार की इच्छा के अनुरूप जो है बनाया जाएगा। और जहां तक है सरयू महाआरती का आयोजन भी होगा और बहुत सारे कार्यक्रम इसमें जो है जो परंपरागत रूप से होते हैं वो सारे कार्यक्रम रहेंगे। तो हमारा जो है मुख्य फोकस जो है वो दीपोत्सव का जो ऑयल लैंप का रिकॉर्ड होता है वो 25 लाख का है। 2017 में सरकार बनी माननीय योगी जी की सबसे पहला अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मुझे याद है उसमें 4 लाख या 5 लाख दीपक मिलने मुश्किल थे, कहाँ से आएंगे, कैसे जलेंगे, ये प्रश्न हो रहा था। आज 25 लाख हम लोग दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। तो ये प्रशासन के सहयोग से, यूनिवर्सिटी के सहयोग से, यूनिवर्सिटी के बच्चों के बेटियों के सहयोग से और सभी के सहयोग से ये ऐतिहासिक और अलौकिक अद्भुत क्षण होगा इस बार का दीपोत्सव। और चलिए अब आपको चारधाम यात्रा पर लेकर चलते हैं। मौसम में सुधार होते ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। सितंबर महीने में यानी अभी तक 22 दिनों में 60,000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी, जैसा कि आप सबको ज्ञात है। बीच में मौसम खराब होने के बाद यात्रा को रोक भी दिया गया था, जिसके बाद अब सितंबर के महीने में केदारनाथ यात्रा का ये दूसरा चरण इसका आरंभ हो चुका है। मॉनसून के बाद केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा ने भी अब अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना लगातार शुरू हो गया है। हर तरफ आपको श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखाई देगा। हर तरफ श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल की भक्ति में लीन आपको दिखाई देंगे। पितृपक्ष की वजह से बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। मानसून का दौर खत्म हो चुका है। भगवान बद्रीशाल की यात्रा एक बार फिर से अपने पूरे चरम पर है। अलग अलग श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे, भीड़ लगी है, कोई नाच रहा है, कोई उत्साह मना रहा है, हर कोई। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप लोग? प्रवीण पाटीदार एमपी से। कितना उत्साह है या दर्शन हो गए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। रास्ते बढ़िया थे? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है? गायत्री पाटीदार। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, एक नंबर। बहुत खुश है भगवान के दर्शन कर। बहुत आनंद आनंद। नारायण नारायण।
हर कोई उत्साहित है। सिर्फ मंदिर के आगे देख सकते हैं यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अब भोग का समय यहाँ पे हो गया है। अब धीरे धीरे मंदिर में लाइनों को रोक दिया गया है। इधर देख सकते हैं जो लाइन है श्रद्धालुओं की, वहाँ पे भी भीड़ है हर तरफ, चाहे वो तपकुंड हो, मंदिर प्रांगण हो। और सबसे बड़ी बात है 10 लाख श्रद्धालु, मानसून खत्म होने के साथ ही बद्रीनाथ में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी है। ऐसे में अब एक नया उत्साह, नाचते गाते अब क्योंकि सड़क मार्ग सही हो गए हैं, यात्रा एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच गई है। दिन प्रतिदिन जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। वहीं अब धीरे धीरे ठंड बढ़ चुकी है। दोपहर के समय भले ही धूप में थोड़ी सी राहत है, लेकिन सुबह शाम ठंड है। ऐसे में गर्म कपड़ों की भी जरूरत पड़ रही है। जहां उत्साह बढ़ रहा है वहीं अब एक बार फिर से यात्रा चल पड़ी है। कमलनयन सिलोरी, बद्रीनाथ धाम। और बात दिल्ली की, जहां हर तरफ कंक्रीट का जंगल बसा है, लेकिन इस कंक्रीट के जंगल में बांस की एक मिनी सिटी भी है। सराय काले खान के पास एक थीम पार्क बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, इस थीम पार्क को बांस से तैयार किया गया है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। बांस, जिससे अब तक आपने झोपड़ियां, घर और सजावटी सामान तैयार होते ही देखा होगा, या फिर बांस से बने फर्नीचर के बारे में ही आप जानते होंगे। लेकिन अब देश के दिल दिल्ली में बांस का एक पूरा जंगल बसाया गया है। राजधानी में बांस की थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जिसका नाम है बांसेरा। सदियों से बांस मनुष्य के जीवन में काफी महत्वपूर्ण रहा है। काफी तरीके की चीजें जो है वो बांस से बनाई जाती है। लेकिन अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के लिहाज से भी बांस काफी मायने रखता है। और उसी को देखते हुए डीडीए द्वारा सराय काले खां के नजदीक बांसेरा पार्क का जो है निर्माण किया गया। यमुना नदी के किनारे तैयार ये बांस का एक जंगल है, जहाँ हर चीज बांस की मदद से ही तैयार की गई है। शहर की दौड़ भाग और शोरगुल के बीच सुकून के कुछ पल और शांत वातावरण में खुद को फिर से तरोताजा करने का मौका इस थीम पार्क में आपको मिलेगा। हमारे एफर्ट्स यही हैं, जैसे इन लोगों से मैं जुड़ी हूँ तो जितने भी आइडियाज इनोवेशन हैं वो सारा इसी को कवर किया हुआ है। अब आसपास की सराउंडिंग्स देखेंगे मैम तो वो भी आप देखेंगे पूरा लश ग्रीन एरिया। तो दिल्ली में तो बेसिकली इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, तो हम लोगों ने अपने पूरा 100% एफर्ट्स डाले हैं। दिल्ली के सराय काले खां में करीब 163 हेक्टेयर में बना ये थीम पार्क दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का इकलौता बांस की थीम पर बना पार्क है, जिसमें लगभग 25 प्रजातियों के करीब 30,000 बांस लगाए गए हैं। पार्क के बाहर चार दीवारी हो या फिर पार्क के अंदर साज और सज्जा का साजो सामान, सब कुछ बांस से ही बनाया गया है। टोटल हमने यहाँ पर पाइन वुड यूज किया है और जो हमारा यहाँ पे वेस्टेज था वो हमने इसके नीचे डंपिंग करके, जो यहाँ पे बहुत सारा, अगर आप अराउंड यहाँ पे 1.5 ईयर बिफोर जाएंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा डंपिंग यार्ड था, वो सारा हमने इसके नीचे यूज करके और उसको पूरा लैंडस्केपिंग करके हमारी डीडीए की टीम ने जो बहुत अच्छा काम किया और पूरा इसमें ग्रीन लेविस करके और यहाँ पे सारे बैम्बूज के अलग अलग तरीके के यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं। हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलने वाली राजधानी दिल्ली के लिए बांसेरा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे पेड़ के मुकाबले बांस 30% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ऐसे में दिल्ली वालों का ये नया बांसेरा किसी वरदान से कम नहीं है। हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से बांसेरा पार्क को आम जनता के लिए और भी आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके की बांस की चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये एक शेड है जो लोगों को किसी भी तरीके से, चाहे धूप हो, बारिश हो, उससे बचा सकता है, तो उसका निर्माण भी यहाँ पे बांस से किया गया है। बांस जीवन में काफी महत्वपूर्ण है और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक योगदान है डीडीए की ओर से कि लोगों को उससे ज्यादा जानकारी मिले और जितने भी यहाँ टूरिस्ट प्लेस जो है, टूरिस्ट आने वाले हैं, उनके लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बने। कैमरा पर्सन मनीष पिथोड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। और मुंबई की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है वहां का ट्रैफिक, जिसे खत्म करने के लिए एमएमआरडीए ने बीड़ा उठाया है। एमएमआरडीए मुंबई को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ी योजना पे काम कर रही है। इस योजना के मुताबिक मुंबई की चारों ओर रिंग रोड बनाई जाएगी, जिससे लोगों को जाम से छुटकारा मिल सके और समय की बचत हो सके। तो आपको बताते हैं क्या है वो पॉइंटर्स जिससे ये ट्रैफिक की समस्या सुलझ सकती है। इस योजना में 90 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण होगा। मुंबई रिंग रोड परियोजना में वर्सोवा बांद्रा सी लिंक, वर्सोवा दहिसर लिंक रोड, अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।
देखिए, ये सभी सड़कें मिलकर शहर के चारों तरफ एक रिंग बनाएंगी, जिससे ट्रैफिक का प्रेशर जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्रस्तावित मुंबई रिंग रोड नेटवर्क शहर के चारों ओर फैलेगा और उपनगरीय इलाकों में इससे कनेक्टिविटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। और साथ ही इस योजना की वजह से उत्तर में गुजरात की सीमा, दक्षिण में कोंकण महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र से मुंबई पहुंचना आसान हो जाएगा। बताया गया कि इस योजना पर 58,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। तो लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं, जहां पर आपको दिखाएंगे कुछ महान और कामयाब लोगों की कई बातें। देख लेते हैं आज का विचार। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। इसी के साथ खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी आप सभी के साथ एक बार फिर से गुड न्यूज टुडे में।